Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज की वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर 5 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें 17 क्वेश्चन तक हो गया था। 18वां से देखेंगे। किताब उल हिंद पर नोट लिखें, ये क्वेश्चन है। तो किताब उल हिंद एक ग्रंथ था या रचनाएं थी जो अल-बरूनी द्वारा लिखा गया था। इसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखा गया था। इसमें कुल 80 अध्याय थे। जिस तरह से किताब में इस अध्याय होता है, एक अध्याय, 2 अध्याय, उसी तरह 80 अध्याय था इसमें। अल-बरूनी ने इस पुस्तक में प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया था, जिसके प्रारंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों की तुलना में होता था। अल-बरूनी ने इस पुस्तक को अरबी भाषा में लिखा था तथा वह पाली, प्राकृतिक, संस्कृत आदि सभी भाषाओं का ज्ञाता था, लेकिन वह यूनानी भाषाओं का ज्ञाता नहीं था, क्योंकि यूनानी भाषा उसे नहीं आती थी। इस पुस्तक में धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं तथा सामाजिक जीवन और कलाकृतियों का वर्णन किया गया। अगला 10वां क्वेश्चन है कि फ्रांसवा बर्नियर ने को सती प्रथा के कौन से तत्व ने उसका ध्यान आकर्षित किया, यानी सती प्रथा का कौन सा जो तथ्य था जो फ्रांसवा बर्नियर को अपनी ओर खींच लिया, उसे खत्म करने के लिए प्रेरित किया। तो निम्नलिखित तत्व थे। पहला, आग में डालना। यदि किसी कारणवश किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसके पत्नी को उसी चिता में डाल दिया जाता था। यह एक प्रथा थी जो बहुत दुखद थी। दूसरा था विवश करना। यदि कोई स्त्री उस चिता में जाने से इनकार कर देता था कि हम नहीं जाएंगे, तो इसके लिए उसे जबरदस्ती समाज के द्वारा उससे विवश किया जाता था। तीसरा था बुरी प्रथा। यह एक बुरी प्रथा थी जो स्त्रियों की जनसंख्या को कम कर रहा था, यानी स्त्री की संख्या को घटा रहा था और समाज में इसका गलत उपयोग हो रहा था। चौथा था आंखों देखा हाल। फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी उम्र में एक 12 वर्षीय बालिका को देखे कि लोग उसे उसके हाथ पैर बांधकर चिता में डाल दिए थे, क्योंकि उसके पति मर चुका था। इसे देखकर फ्रांसवा बर्नियर क्रोधित हो गए, जिसे यही तथ्य जो चौथा पॉइंट है, आंखों देखा हाल, 12 वर्षीय बालिका को देखे, तो यही जो पॉइंट है जो उनको अपनी ओर आकर्षित किया, सती प्रथा। अगला 20वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार किया। तो नारियल, इब्न बतूता के अनुसार नारियल के पेड़ की तुलना खजूर के पेड़ से की। नारियल के पेड़ में काष्ठ फल प्राप्त होता है, लेकिन खजूर में सिर्फ खजूर ही प्राप्त होता है। नारियल को मानव के सिर जैसा बताया गया कि उसमें 2 आंख तथा एक मुंह होता है। नारियल के रेशों से रस्सी बनाई जाती है, जिससे जहाजों को खींचा जाता है। तो नारियल का समाप्त हो गया। अब पान का वर्णन किया। तो इब्न बतूता ने पान के पत्तों के वृक्ष की तुलना अंगूर के लता से की है। पान में कोई फल नहीं होता है, लेकिन इसके पत्ते के लिए इसे उगाया जाता है। इसका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। पान के पत्तों में सुपारी रखकर मुंह में रखा जाता है और उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। यही इसकी उपयोगिता थी, लेकिन अंगूर में ऐसा कुछ नहीं होता। अगला 21वां क्वेश्चन है, तारावाद पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो तारावाद इब्न बतूता के अनुसार दौलताबाद एक नाम है। दौलताबाद में पुरुष और महिलाओं के लिए एक बाजार था, जिसे तारावाद कहते हैं। यह बाजार बहुत ही बड़ा होता था। यहाँ अनेकों दुकान होती थी, बहुत सारे दुकान होते थे। दुकानों का दरवाजा मालिक के आवास में खुलता था, यानी मालिक का जहाँ घर था वहाँ खुलता था, अर्थात वह मकान और दुकान दोनों ही था। दुकानों को कालीनों से सजाया गया था, यानी फर्श पर कालीन लगे हुए थे, उससे सजाया गया था। दुकान के मध्य एक झूला होता था, जिस पर गायिका बैठती थी। गायिका सजी धजी होती थी और दासी झूला झुलाती थी। प्रत्येक गुरुवार की इबादत को संगीतकार के प्रमुख अपने सेवकों के प्रति अपना स्थान ग्रहण करते थे, जिसे तारावाद कहते हैं। अगला 22वां क्वेश्चन, फ्रांसवा बर्नियर ने भूमि स्वामित्व के कौन कौन से दुष्परिणाम, यानी भूमि पर जिसका स्वामित्व था उसके नकारात्मक परिणाम क्या थे वो बताना। तो निम्नलिखित दुष्परिणाम थे। पहला था राजकीय स्वामित्व। भारत में निजी स्वामित्व नहीं था,
भूमि पर जो था उसमें निजी स्वामित्व नहीं था, किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं था, लेकिन भूमि पर राजकीय स्वामित्व था, यानी सभी का, राजा का शासन था, जो भारत के लिए, सदस्यों के लिए एक हानिकारक था। दूसरा था संपूर्ण अधिकार। इस पर संपूर्ण अधिकार सम्राटों का था। जो भूमि था उस पर संपूर्ण अधिकार सम्राटों का होता था। सम्राट जो थे वो अमीर लोगों को यह भूमि प्रदान कर देते थे, जिससे समाज में हानिकारक प्रभाव पड़ा। तीसरा पॉइंट हो गया उत्पादन के स्तर में गिरावट, यानी भू स्वामित्व तो अपने नागरिकों को भूमि नहीं देते थे, जिसके कारण फसल नहीं उपजता था और उत्पादन के स्तर में गिरावट हो गई। अगला चौथा है भूमि के रखरखाव के प्रति सहज। निजी स्वामित्व यानी कोई एक व्यक्ति के स्वामित्व के अभाव में, यानी कोई एक व्यक्ति का स्वामित्व ना होकर बेहतर भू स्वामित्व के उदय को रोका गया, यानी जो अच्छे से भूमि को सहज रूप से रखते थे उसे रोका गया। जो भूमि के प्रति रख सहज थे, यानी जो सही से रखता था उसको रोका गया। अगला पांचवा पॉइंट है जीवन स्तर में गिरावट। निजी स्वामित्व के अभाव में, यानी किसी भूमि पर एक व्यक्ति का स्वामित्व ना हो, यानी अधिकार ना हो। कृषक का विनाश, कृषकों के उपरांत विभिन्न वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई, यानी कृषक जो थे वो लोगों को छोड़कर बाद बाकी जितने भी लोग थे उसमें जीवन स्तर में गिरावट आ गई, साथ ही साथ उसके बाद कृषि में भी आ गई। अगला 23वां क्वेश्चन, इब्न बतूता ने भारत की तत्कालीन डाक व्यवस्था का वर्णन करें, यानी जो डाक व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी ये बताना भारत में। पहले तो आंसर है भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहला था अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उल्लुक कहा जाता था। अश्व डाक व्यवस्था का दूसरा नाम ही उल्लुक था। यह हर 4 मील की दूरी पर राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होता था। दूसरा पैदल डाक व्यवस्था, जिसे दावा कहा गया। पैदल डाक व्यवस्था का दूसरा नाम दावा था। यह हर 3 मील की दूरी पर एक अवस्थान होता था। यह हर 3-4 मील की दूरी पर एक घनी आबादी वाला क्षेत्र होता था या गांव होता था, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे, जिसमें लोग कार्य आरंभ करते थे। वहां से यात्रा आरंभ करते थे, उसी को कार्य आरंभ करते। तो प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबे छड़ होते थे, जिसमें तांबे की घंटियां लगी हुई थी। जब संदेशवाहक कार्य आरंभ करता था तो एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में छड़ को लेकर अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ता था। अगले मंडप में बैठे व्यक्ति घंटियों की आवाज को सुनकर तैयार हो जाता था कि संदेश आ रहा। उसके पास पहुंचते ही तो वह उससे पत्र लेकर, उस व्यक्ति से पत्र लेकर जो पहुंचा है, फिर वह पत्र लेकर छड़ हिलाते हुए अपनी ताकत के साथ दौड़ता है, जब तक कि यह पत्र अगले दावा तक पहुंच न जाए। यह प्रक्रिया हमेशा लगा रहता था जब तक कि पत्र गंतव्य स्थान तक पहुंच न जाए, यानी उसका जब लास्ट गंतव्य है, लास्ट जो स्थान है वहां तक पहुंच न जाए। इब्न बतूता लिखते हैं कि डाक व्यवस्था इतनी कुशल थी कि सिंध से दिल्ली यात्रा करने में 50 दिन लगते थे, वहीं संदेश गुप्तचरों द्वारा सुल्तान तक पहुंचाने में 5 दिन लगता था। अगला 24वां क्वेश्चन, अल-बरूनी ने भारत की वर्ण व्यवस्था के विषय में क्या जानकारी दी है, यानी वर्ण के बारे में क्या लिखे हैं अल-बरूनी ने वो बताना। तो जाति वर्ण व्यवस्था में कर्मों के आधार पर आर्यों ने वर्ण को 4 भागों में बांट दिया गया था। वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर से हुई थी। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के सिर से हुई थी, जिसका काम पूजा पाठ या शिक्षा देना था। क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजा से हुई थी, जिसका कार्य लोगों की रक्षा करना था। वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पेट से हुई थी, जिसका कार्य भोजन उपलब्ध कराना था। चौथा था शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैर से हुई है, जिसका काम सेवा करना था। इसी प्रकार जाति वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है अल-बरूनी द्वारा। अगर आप लोग 12th आर्ट्स ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जुड़ सकते हैं। अगला लास्ट 25 क्वेश्चन, अल-बरूनी कौन था, उसने भारत का वर्णन किस प्रकार किया। तो अल-बरूनी, इसका जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के ख्वाजिरम में हुआ था। ख्वाजिरम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं से अल-बरूनी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। अल-बरूनी अपने समय का एक महान ज्ञाता था। उस समय उसने अपने समय की बहुत अच्छी विद्या प्राप्त कर ली थी। अल-बरूनी सभी विषयों का ज्ञाता था, वह सिर्फ यूनानी भाषा का ज्ञाता नहीं था।
क्योंकि उस समय यूनानी भाषा उतनी प्रचलित नहीं थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई अरबी भाषा में पूरी की। 1017 ईस्वी पूर्व में मोहम्मद गजनी ने भारत के सभी लेखकों को बंदी बनाकर गजनी ले गया, जिसमें से अलबरूनी भी एक था। भारत का वर्णन अलबरूनी द्वारा। उसने लिखा है कि भारत की सभ्यता एवं संस्कृति महानतम है। यहाँ किसी भी अनजान व्यक्ति को सहारा मिल जाता, लोग दूसरे के सुख दुख में भाग ले लेते हैं। इन्हें जाति वर्ण व्यवस्था का वर्णन किए हैं। यहाँ की कलाकृति बहुत प्रचलित है। पहले अलबरूनी को भारत की सभ्यता एवं संस्कृति अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब महमूद गजनी ने उसे अपने गाँव महमूद ले गया तो तब वहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि भारत की सभ्यता एवं संस्कृति अच्छी है। वहाँ से चैप्टर कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।